ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद अनिल सर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि इस चैनल से आपको सीटेट पढ़ाया जा रहा है और मैं यहाँ आपसे सीटेट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ हर वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, बता दो कि आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा और आज आपको 10 क्वेश्चन नहीं जबकि मैं हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, सीटेट के लिहाजे से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आज का वीडियो है और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना होगा। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे यही लास्ट में है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में घंटे वाले बेल को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है हिंदी से, और इसमें मैं आपसे हिंदी के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन पूछूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप ढंग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और फिर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कि हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। आपके विकल्प इस प्रकार हैं। पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर है कमजोरियों का पता लगाना, दूसरा है कमजोरियों को दूर करना, तीसरा है उपचारात्मक सुझाव देना और चौथा है ये सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, तभी इसका आंसर दे पाएंगे। तो कमजोरियों का पता लगाना है, कमजोरियों को दूर करना है, उपचारात्मक सुझाव देना है या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट का राइट आंसर होगा वो है डी, ये सभी। क्या इसका राइट आंसर होगा ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भाषा यानी लैंग्वेज। तो आपके विकल्प इस प्रकार हैं। पहला है सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तक का विशेष महत्व होता है। दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ पर है जीवन के विभिन्न स्थितियों को साधती है। तीसरा है व्याकरण पर ही आधारित होती है। चौथा है जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। तो बताइए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जो राइट आंसर है इसका वो है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। देखिए, मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब कभी भी क्वेश्चन में पाठ पुस्तक, सिलेबस या फिर ऐसी कुछ चीज़ें आ जाएं तो उस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए, जैसे ठीक है भाषा है तो उससे आप जानेंगे व्याकरण को, ठीक है कोई बात नहीं, बट ये आंसर आपका सही नहीं है, है ना। तो आपका ये आंसर कट हो जाएगा। और व्याकरण पर आधारित है, बिल्कुल गलत है, ये भी कट हो जाएगा आपका आंसर। और सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तक का विशेष महत्व होता है, जी नहीं फ्रेंड्स, ये आपका आंसर गलत है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर है वो है 2 का बी, यानी जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है निरामिष किसे कहते हैं। या फ्रेंड्स, निरामिष किसे कहते हैं। तो आपके विकल्प इस प्रकार हैं। आपका पहला विकल्प यहाँ पर है मांस रहित भोजन, दूसरा है मोक्ष का इच्छुक, तीसरा है रात्र में विचरण करने वाला और चौथा है मृत्यु का इच्छुक। तो बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या है। यहाँ पे आपको सही विकल्प का चयन करना है। और फ्रेंड्स, बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका टेट में आया हुआ था, तो उस लिहाजे से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए। तो अब तक आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा और जो इसका राइट आंसर है वो है मांस रहित भोजन। तो फ्रेंड्स, थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी मांस रहित भोजन। चलते मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जी फ्रेंड्स, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है वो है पहला विकल्प आ, दूसरा है अभ्य, तीसरा है अभी, चौथा है अभ्या। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो फोर्थ का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स, जो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है अभी। जी फ्रेंड्स, जो आपका है अभ्या बनेगा, अभ्यागत बनेगा, वो बनेगा अभी प्लस आगत से और आपका बन के क्या हो जाएगा, अभ्यागत हो जाएगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है फोर्थ का सी। और देखिए फ्रेंड्स, जो उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है, जो उपसर्ग होता है वो आपका किसी शब्द के पहले लगता है और जो आपका प्रत्यय होता है वो बाद में लगता है। और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स जो पहले लगता है और सफिक्स जो बाद में लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे इस चीज़ों के बारे में भी। तो फोर्थ का राइट आंसर जो है वो है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है करपट का तद्भव रूप है। जी फ्रेंड्स, करपट का तद्भव रूप है। तो आपके विकल्प इस प्रकार हैं। पहला है कपट, दूसरा है कारपेट, तीसरा है कपूर, चौथा है कपड़ा। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। आपको यहाँ पे एकदम सही विकल्प का चयन करना है। कपट होगा, कारपेट होगा, कपूर होगा या फिर कपड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा। तो करपट का जो तद्भव रूप है वो है कपड़ा। जी फ्रेंड्स, वो है कपड़ा।
करपट का तद्भव रूप कपड़ा, यानी फिफ्थ का डी आंसर एकदम सही है। अच्छा बताइए इसमें कपूर का तत्सम रूप क्या होगा, क्या आपको पता है? चलिए मैं बता दूं। देखिए कपूर का जो होता है वो तत्सम शब्द है कर्पूर। आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कर्पूर कौन सा शब्द है या फिर कपूर कौन सा शब्द है या दोनों में से कर्पूर का क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कर्पूर का कपूर होता है। और फ्रेंड्स थोड़ा सा बता दूं आपको इसके बारे में, तत्सम और तद्भव में डिफरेंस क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स जो तत्सम शब्द होते हैं वो शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। जो फ्रेंड्स संस्कृत के शब्द थे उनको एज इट इज हम लोग यूज़ करते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। और उनका जो बदला हुआ रूप होता है वो आपका होता है तद्भव होता है। जैसे हम बात करें अग्नि की, तो अग्नि देखिए आपका संस्कृत वर्ड है, वो वहाँ पे पहले यूज होता था, तो वो आपका तत्सम वर्ड कहलाएगा। लेकिन उसी का आग हो गया तो क्या कहलाएगा? तद्भव शब्द कहलाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे कर्पूर है, कर्पूर क्या है? वो तत्सम शब्द है, लेकिन उसका जो बनेगा तद्भव वो बनेगा कपूर बनेगा। इसी तरीके से बात करें करपट की, तो करपट क्या है? करपट एक तत्सम शब्द है, लेकिन इसका जो बनेगा तद्भव वो बनेगा कपड़ा। तो फ्रेंड्स जो आपका राइट आंसर यहाँ पर है वो है फिफ्थ का डी, यानी कपड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक बार कही बात को दोहराते रहना। या फ्रेंड्स एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो फर्स्ट आपका जो विकल्प है वो है आगार, दूसरा है प्राकथन, तीसरा है पृष्ठपेषण, चौथा है प्रस्तावना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो अब तक आपने इसका राइट आंसर को सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स बता दो आपका जो सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो होगा पृष्ठपेषण। पृष्ठपेषण का मतलब क्या होता है कि एक बार कही बात को बार बार दोहराते रहना। तो सिक्स का जो राइट आंसर वो है सी। चलते हैं मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सॉरी, छत से गिरी ईंट। यहाँ फ्रेंड्स छत से गिरी ईंट वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपको बताना है कि छत से गिरी ईंट में कौन सा कारक है। आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार है, पहला है अपादान कारक, दूसरा है संबंध कारक, तीसरा है अधिकरण कारक, चौथा है संप्रदान कारक। तो बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा, आपको यहाँ पे सही विकल्प को बताना है। तो फ्रेंड्स जो छत से गिरी ईंट में जो कारक है, फ्रेंड्स काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार टेट हो, सीटेट में हो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सेवंथ का ए, यानी हो जाएगा अपादान कारक। देखिए फ्रेंड्स जब कोई चीज़ अलग होती है ना, जब कोई चीज़ अलग होती है तब वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे छत से ईंट गिरी, तो देखा जाए तो छत पे पहले ईंट रखी हुई थी, लेकिन छत से क्या हो रहा है कि ईंट जो है अलग हो रही है, तो वहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो पूछा जाएगा यहाँ पे आपसे कौन सा कारक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अपादान कारक। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान यहाँ रखना यही चीज़ कि जब कोई चीज़ अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो सेवेंथ का ए इज द राइट आंसर। चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स एट्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, वनिता शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो आपका जो सही विकल्प है वो है, पहला आपका जो विकल्प है वो इस प्रकार है, पहला है जंगल, दूसरा है स्त्री, तीसरा है पुस्तक, चौथा है व्यवसायी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है कि वनिता शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है, जंगल, स्त्री, पुस्तक या व्यवसायी। तो फ्रेंड जो एट का राइट आंसर है वो है बी, यानी स्त्री। तो वनिता शब्द का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। अब आपको बताना है यहाँ पर यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्विगु, चौथा है कर्मधारय। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा समास है, और यहाँ पे बताना है आपको राइट ऑप्शन क्या है। तो फ्रेंड्स अब तक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, और नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी अव्ययभाव समास। फ्रेंड्स अपने आप को चेक करते रहिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और फ्रेंड्स जैसा जानते हैं कि आपका एग्जाम 5 जुलाई को होने वाला है। देखिए आपका एग्जाम हो चाहे ना हो, हमें से मतलब नहीं है, हमें अपनी तैयारी को पूरा एकदम मजबूती से बनाए रखना है। देखिए एग्जाम 5 को नहीं होगा, आगे होगा, एग्जाम तो होगा, लेकिन अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी, बीच में पढ़ाई का फ्लो टूट गया, तो उतनी तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहनी चाहिए अगर आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। तो आपका पहला विकल्प यहाँ पर इस प्रकार है, पहला है नल सिंह, दूसरा है नरपति नाल, तीसरा है चंद्रबरदाई, चौथा है जगनिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। नल सिंह होगा, नरपति नाल होगा, चंद्रबरदाई होगा या फिर जगनिक होगा। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड जो राइट आंसर यहाँ पर है वो है 10th का डी, यानी जगनिक। परमाल रासो
जगनी के द्वारा लिखी गई है, रचित है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस प्रकार है कि वे बड़ी सुंदर मूर्तियाँ बनाते थे, वे बड़ी सुंदर मूर्तियाँ बनाते थे, वाक्य में प्रविशेषण होगा। सब प्रविशेषण आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पता तो मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। पहला क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, वाक्य में प्रविशेषण हैं। तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं। तो पहला है वे, दूसरा है बड़ी, तीसरा है सुंदर, चौथा है मूर्तियां। तो अब बताइए किसका सही विकल्प क्या होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, क्योंकि काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जो 11th का राइट आंसर है वो है बी, यानी बड़ी। देखिए प्रविशेषण क्या होता है। देखिए जब किसी विशेषण की भी कोई विशेषता बताए, है ना, जब किसी विशेषण की भी कोई विशेषता बताए, या फिर कह सकते हैं जब कभी विशेषता की विशेषता को बता रहा है, तो वो कहलाता है प्रविशेषण। देखिए इस शब्द में अगर हम देखें, वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, तो वे सुंदर मूर्तियां तो पहले बनाते थे नो डाउट, लेकिन वे बड़ी मतलब बहुत अच्छी मूर्तियां बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए क्या विशेषता तो उसकी है कि वो सुंदर मूर्ति बनाते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर मूर्ति बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रविशेषण। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये विशेषता की विशेषता बता रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11th का बी, यानी बड़ी। तो बड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चीज़ ध्यान रखना है कि जब कोई विशेषता की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पे प्रविशेषण होता है, और जो विशेषता की जो विशेषता बता रहा है वही हमारा प्रविशेषण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 12th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। आपके विकल्प यहाँ पर है इत, दूसरा है रित, तीसरा है ता और चौथा है आ। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। फ्रेंड्स काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई टफ की बात नहीं कि आप ना कर पाए। तो फ्रेंड्स जो अंकुरित शब्द में प्रत्यय है वो यहाँ पर लगा हुआ है इत प्रत्यय। ये 12th का ए इज द राइट आंसर। और मैंने आपसे बताया था कि उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है और प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इत प्रत्यय लगा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है। देखिए अभी हमने समझाया था कि तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है। जो पहले ज़माने के जो वर्ड यूज़ किए जाते थे, संस्कृत वाले वर्ड, उसको हम लोग तत्सम बोलते थे, और जो अब यूज़ किए जाते हैं उसका बदला हुआ रूप वो तद्भव कहलाता है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। अगर आपने यहाँ पे चूज़ करना सीख लिया तो आपको तद्भव तत्सम में कभी डिफरेंस नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है भ्रमर, दूसरा है अग्नि, तीसरा है मस्तक, चौथा है मछली। तो बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या है। एकदम आपको सही विकल्प का चयन करना है। भ्रमर होगा, अग्नि होगा, मस्तक होगा या मछली होगा। तो फ्रेंड्स अब तक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, और जो 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो है डी, यानी मछली। क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके तद्भव हैं तो इसलिए सारे गलत हो जाएंगे, और 13 का डी इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। तो पहला विकल्प यहाँ पर है वो है अतिरिक्त कक्षाएं, दूसरा है व्यायाम, तीसरा है गोष्ठियाँ, चौथा है विशिष्ट अभ्यास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अतिरिक्त कक्षाएं होगा, व्यायाम होगा, गोष्ठियाँ होगा या फिर विशिष्ट अभ्यास होगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी आसान सा क्वेश्चन ये भी है, और आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है 14th का बी, यानी 14 का बी। देखिए व्यायाम, ये गलत ऑप्शन है। देखिए जैसे उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेमेडियल क्लास बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चे को कोई समस्या है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रही है, या हमें लगता है कि उसको एक्स्ट्रा टाइम देके हमें कुछ उसको बताना चाहिए जो कि उसके भविष्य के लिए अच्छा हो, वो चीज़ को सीख सके। तो हम क्या करते हैं, उससे कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम नई नई चीज़ों को बताते हैं, उसको उपचार करते हैं जो भी उसकी कमियाँ होती हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है, उसमें आपका जैसे एक्स्ट्रा क्लास हो सकता है, अतिरिक्त कक्षाएँ हो सकती है, आपने कई बार एक्स्ट्रा क्लासेस को ली होंगी। और गोष्ठियाँ मतलब यहाँ पे सेमिनार टाइप का होता है, काफ़ी लोग साथ में इकट्ठा होते हैं और डिस्कशन करते हैं आपस में, ये हो सकता है। या फिर कोई स्पेशल यहाँ पे एक्सरसाइज दे के वहाँ पे कोई अभ्यास कराया जाए। लेकिन व्यायाम मतलब आराम करना। देखिए आराम करने का तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है, तो इसलिए आपका जो मतलब ऑप्शन यहाँ पर है वो है व्यायाम। और आपको मैंने कई बार बताया कि जब कभी भी क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें आप क्वेश्चन को ढंग से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसी क्वेश्चन में बीच में एक नहीं वर्ड छुपा होगा, और पता नहीं क्यों कि हमको ये वर्ड दिखता भी नहीं क्वेश्चन पढ़ते समय,
और आपने कई बार इसको फील किया होगा। तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने सीटेट का आए या फिर कब कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो आप, सीटेट ही नहीं कोई सा एग्जाम दे, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर कभी ढंग से नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 14th का बी यानी व्यायाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भाषा के आकलन में डैश पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए। भाषा के आकलन में डैश पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डैश में क्या आएगा, व्याकरण ज्ञान पर, लिखित भाषा पर, मौखिक भाषा पर, या विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर। तो ये तो अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। तो फ्रेंड जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। तो यहाँ पे जो गलत आंसर है वो है व्याकरण ज्ञान पर। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि हमें ये जो नॉलेज होता है, बुकिश नॉलेज होता है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ग्रामर ठीक है, आपको ग्रामर पता होना चाहिए, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और लिखने पढ़ने की बात तो होती नहीं कभी भी। यहाँ पे मौखिक ओरल की बात की गई है। तो अगर आपके भाषा के आकलन में विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, तो आपका जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा वो है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की भाषाएं। तो पहला विकल्प यहाँ पर है बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। तीसरा है एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती है। और चौथा है हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, अब तक आपने इसका आंसर ढूंढ भी लिया होगा। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका गलत विकल्प कौन सा है, ताकि हमें क्वेश्चन राइट आंसर तक पहुंचने में आसानी होगी। देखिए पहला पे कह रहा है कि बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। देखिए एक कक्षा है, और जैसा कि जानते हैं जो एक कक्षा होती है इसमें बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, अलग अलग संस्कृति के या फिर अलग अलग क्षेत्र के बच्चे एक क्लास में बैठते हैं। तो अगर इस तरह की बहुभाषिक कक्षा जो है तो इसका कोई समाधान नहीं, तो एकदम गलत हो जाएगा ये ऑप्शन आपका यहाँ पर। देखिए एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती है। मतलब अगर एक क्लास में बहुभाषी बच्चे आ जाएंगे तो क्या वहाँ पे समस्या पैदा कर देंगे? नहीं। अगर एक बार जान लीजिए आप लोग कि अगर बच्चा नहीं पढ़ पाता है या बच्चे को ज्ञान अर्जित करने में कोई कठिनाई हो रही है, तो सरासर सिस्टम की या उस टीचर की गलती होती है जो क्लास में है। तो हमें ये जानना चाहिए कि कभी बच्चा गलत नहीं होता है। अगर एक क्लास में बहुभाषी बच्चों की कक्षाएं अगर हैं, बच्चे हैं उस क्लास में, तो वहाँ पे आपको उनके हिसाब से आपके क्लास को मैनेज करना पड़ेगा। मतलब बच्चा कभी गलत नहीं होता, कि बच्चा हमेशा सही रहता है। और स्पेशली जब आप सीटेट का एग्जाम देंगे तो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि बच्चा ही सही है, किसी भी केस में बच्चा गलत नहीं हो सकता है। तो देखिए एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती है, तो एकदम गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए, नहीं बिल्कुल ये तो गलत है। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16th का बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन हिंदी में या फिर संस्कृत में या हिंदी में या फिर आपको अंग्रेजी में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ में है। तो पहला विकल्प यहाँ पर है चॉम्स्की है, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है स्किनर, चौथा है लेव वाइगोत्स्की। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चॉम्स्की होगा, पियाजे होगा, स्किनर होगा या फिर वाइगोत्स्की होगा? तो फ्रेंड्स काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और अब तक आपने इसके आंसर को सोच भी लिया होगा। तो जो 17 नंबर का जो राइट आंसर है वो है ए चॉम्स्की। तो इसका राइट आंसर है 17 का ए चॉम्स्की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है। आपको बताना है यहाँ पर 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार हैं बद्रीनाथ चौधरी, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है बाल मुकुंद गुप्त, चौथा है सरदार पूर्ण सिंह। तो आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है? बद्रीनाथ चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त या फिर सरदार पूर्ण सिंह। तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो 18 नंबर का राइट आंसर है तो वो है बी यानी बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया। मीता एक टीचर है, उसने क्या किया, सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिन्हें बच्चों को भरना था। तो मीता ने किसका प्रयोग किया? मतलब मीता एक टीचर है, उसने क्या किया, बच्चों को एक अनुच्छेद दिया और जिसमें हर 5वें शब्द की जगह
एक वहाँ पे खाली जगह है और जहाँ पर बच्चों को कुछ ना कुछ फिल करना है। तो मीता ने किसका प्रयोग किया? तो आपके जो ऑप्शन इस प्रकार हैं, पठन परीक्षण, दूसरा है लेखन परीक्षण, तीसरा यहाँ पे है व्याकरण परीक्षण, चौथा है क्लोज परीक्षण। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? पठन परीक्षण होगा, लेखन परीक्षण होगा, व्याकरण परीक्षण होगा या फिर क्लोज परीक्षण क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स बता दो कि इसका राइट आंसर जो है वो है डी। कौन सा है? डी। अच्छा फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, एक क्लोज टेस्ट करके नाम से आता था, CLOZ क्लोज टेस्ट। तो उसमें क्या करते थे हम लोग? उसमें फिलअप दिया होता था और उसमें हम लोग कुछ फिल करते थे, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो क्लोज टेस्ट आपका होता है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स ही होता है। तो दूसरे शब्दों में उसको हम लोग क्लोज टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, क्लोज टेस्ट यानी फिल इन द ब्लैंक्स को। तो मीता ने बच्चों को क्या दिया कि एक पैराग्राफ दिया और उसमें हर 5वें शब्द पे उसको कुछ ना कुछ फिल करना था, मतलब वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की बात की जा रही है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी क्लोज परीक्षण। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपकी इंग्लिश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनको भी ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश में मिल सकते हैं, बस फ़र्क होगा कि वो इंग्लिश में होंगे। तो फ्रेंड्स 19 का जो राइट आंसर है वो है डी यानी क्लोज परीक्षण। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पर है जो आपके लिए है, आपको यहाँ पे कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा, क्योंकि 19 क्वेश्चन तो मैंने बताए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। तो क्वेश्चन आपका है, मैं पढ़ देता हूँ कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं, घटना वर्णन करना, दूसरा है कहानी को शब्दशः दोहराना, तीसरा है कहानी को अपनी भाषा में कहना, चौथा है चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो फ्रेंड्स बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि बताना चाहता हूँ कि इसी चैनल पे विकास सर हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं और बहुत लाजवाब, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आई होप कि प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से आप वीडियो का फ़ायदा उठाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।